हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मणिपुर में इनर लाइन परमिट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि दिसंबर 2019 में ही मणिपुर में इनर लाइन परमिट को लागू कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑल्सो फॉर यूपीएससी मेंस एंड प्रीलिम्स 2021। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फैक्टफुल और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। भविष्य में किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और सहायक नोट्स होंगे वो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 का विषय है ये। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 में आपको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं ये बता देता हूं मैं आपको। तो चर्चा में क्यों है, इनर लाइन परमिट प्रणाली क्या होती है और भारत के साथ मणिपुर का विलय किस प्रकार हुआ, तो ये सब बातें हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं एक एक करके चर्चा करते हैं इस पर। तो ये चर्चा में क्यों है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए राज्य में इनर लाइन परमिट प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला। इन विकास परियोजनाओं में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना थौबल बांध पर और इम्फाल में एकीकृत कमान तथा नियंत्रण केंद्र आदि शामिल हैं। थौबल बहुउद्देशीय परियोजना को पहली बार योजना आयोग द्वारा वर्ष 1980 में स्वीकार किया गया था और परियोजना की मूल लागत 47.25 करोड़ रुपए थी। हालांकि वर्ष 2014 तक इस संबंध में कुछ नहीं हो सका और परियोजना कागज पर ही रही। यह मणिपुर नदी की सहायक थौबल नदी पर स्थित है और इसमें 35,104 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। मणिपुर के लोगों द्वारा लंबे समय से इनर लाइन परमिट की मांग की जा रही थी, जिसे देखते हुए नागालैंड के दीमापुर जिले के साथ संपूर्ण मणिपुर को इनर लाइन परमिट प्रणाली के दायरे में लाया गया था। नागालैंड का दीमापुर जिला अभी तक इनर लाइन परमिट व्यवस्था से बाहर था क्योंकि यह राज्य का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक शहर है एवं यहाँ मिश्रित जनसंख्या निवास करती है, जिसे प्राय मिनी इंडिया भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ऑल एग्जाम्स, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। पूर्वोत्तर में कई समूह इनर लाइन परमिट व्यवस्था को अवैध अप्रवासियों के प्रवेश के विरुद्ध ढाल के रूप में देखते हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम को इनर लाइन परमिट के कारण ही नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के प्रावधानों से छूट दी गई थी। इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। दिसंबर 2019 में मेघालय विधानसभा ने राज्य में इनर लाइन परमिट प्रणाली को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था और केंद्र से राज्य को इस प्रणाली के तहत शामिल करने का आग्रह किया था। इनर लाइन परमिट प्रणाली क्या होती है वो जान लेते हैं। तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत कार्यान्वित इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो कि एक सीमित अवधि के लिए संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को जाने अथवा रहने की अनुमति देता है। इस अधिनियम को ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपने वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने के लिए लागू किया था ताकि इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर अन्य भारतीय क्षेत्रों से आने वाले लोगों को व्यापार करने से रोका जा सके। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपके यूपीएससी मेंस की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रणाली के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों और शेष भारत को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए एक काल्पनिक रेखा बनाई गई जिसे इनर लाइन के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य शेष भारत के किसी भी अन्य नागरिक को बिना परमिट के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोकना है। 1873 के विनियमन की धारा 2 के तहत इनर लाइन परमिट पूर्वोत्तर के केवल 3 राज्यों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पर लागू होता था। 11 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद मणिपुर देश का चौथा ऐसा राज्य बना जहां इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू होती है। इसके तहत देश के अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों को अधिसूचित राज्यों में प्रवेश करने हेतु एक विशेष परमिट की आवश्यकता होती है जिसे प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह पूर्णतः यात्रा के प्रयोजन से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। विदेशी पर्यटकों को इन राज्यों में जाने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र परमिट अर्थात PAP की आवश्यकता होती है जो कि घरेलू पर्यटकों को जारी किए जाने वाले इनर लाइन परमिट से भिन्न होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। फ्रेंड्स, विदेशी पर्यटकों को जो परमिट जारी किया जाता है वो अलग होता है और जो घरेलू पर्यटकों को परमिट जारी किया जाता है वो अलग होता है। विदेशी नागरिक संरक्षित क्षेत्र आदेश
1958 के तहत इनर लाइन और देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच पड़ने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। एक विदेशी नागरिक को आमतौर पर किसी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती है जब तक कि सरकार इस तथ्य से संतुष्ट नहीं हो जाती है कि वह विदेशी नागरिक विशिष्ट कारणों से इन क्षेत्रों की यात्रा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक मैप दिया हुआ है। यदि इस मैप को आप ध्यान से देखें पॉज करके तो आपको पता चल जाएगा, और इसको यदि ध्यान से पढ़ें जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप ये जान सकते हैं कि किन क्षेत्रों में या किन राज्यों में इनर लाइन परमिट और किन राज्यों में छठी अनुसूची लागू होती है और कौन से राज्य इनके तहत आते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ये जो हैं इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं, और बाद में इसको मणिपुर को इसमें जोड़ा गया इनर लाइन परमिट में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। और छठी अनुसूची के तहत मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा आते हैं, और मेघालय और मिजोरम ये ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट्स हैं। ये भारत के साथ मणिपुर का विलय किस प्रकार हुआ वो जान लेते हैं। ध्यातव्य है कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व भी शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा अधिकांश रियासतों के शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका अर्थ था कि वे रियासतें भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गई हैं। आज़ादी के समय मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भी मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इस प्रकार मणिपुर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये फ्रेंड्स। भारत के साथ विलय को लेकर मणिपुर की नवनिर्वाचित विधानसभा में अत्यधिक मतभेद थे। भारत सरकार ने सितंबर 1949 में मणिपुर विधानसभा के परामर्श के बिना एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में सफलता प्राप्त की थी। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण विकसित राज्य बन गए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा, और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, फैक्टफुल लगी हो, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए ऑल की नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं उसका आंसर जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।